कैसे एक्सप्लेन करें क्या? ओम का नियम लिखना है, साफ साफ हो गया, सिंपल सी बात। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है वो बहने वाली धारा के अनुपाती है, सिंपल। ठीक है, चलिए हो गया। आइए दोनों का आंसर देखते हैं। पहले, किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, बी नंबर, ये आपको बता रखा है, आपको जानते भी हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर पहले का। ठीक है, पहले का बी करेक्ट है। दूसरे का क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। ये कौन बेवकूफ है इस तरह से करने लगता है? बेटा शिव कुमार क्यों कर रहा है इस तरह से? ठीक है, शिव कुमार बच्चे ऐसा क्यों? ठीक है, जब नहीं आता तो चुपचाप से सुना करो ना, है ना। वारिशंबर 8 बजे क्लास चलेगी? हाँ चलेगी बेटा, लेकिन ये वाली नहीं, इसके बाद बायोलॉजी क्लास चलेगी। सर आज आपकी क्लास ऐप पर नहीं चल रही है क्या? चल रही बेटा, चल रही है। क्लास कब शुरू हुई बेटा? कल क्लास 7 बजे शुरू होती है। इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका मान याद रखिएगा, 10⁻⁻² होता है अनुगमन वेग जो होता है Vd, इसका मान जो होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए लगभग 10 की घात सेंटीमीटर दे रखा है प्रति सेकंड। याद रखना, मीटर में कितना हो जाएगा? मीटर में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है बेटा? तो मीटर में चेंज करेंगे तो Vd बराबर हो जाएगा लगभग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर पूछेगा तो ये है आंसर। तो आंसर क्या है? डी नंबर करेक्ट आंसर। 10⁻², सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है, इस तरह से स्पीड होती है। ठीक है, आज लेट नहीं हुआ बेटा, मैं टाइम पे हूँ। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग इस तरह से है। थोड़े सी नेटवर्क की वजह से यूट्यूब पे क्लास लेट स्टार्ट हुई है ना। बाकी कुछ हुआ नहीं, अभी क्विज ही कराया है, पढ़ने वाली बात अभी सारी बाकी है, पढ़ाई अभी पूरी बाकी है, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले राय करिए, आप लोग राय कर चुके हैं तो मजा आ गया तो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, कंप्यूटर वाले भैया भी राय बोले हैं, बिल्कुल वो बोलते रहते बेटा। अनुगमन वेग सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि विद्युत प्रभाव के अनुपस्थिति में, या मैं बोल सकता हूं जब तक बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है तार से, तब क्या होता है स्टार्टिंग में या प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है, तार के अंदर जब देखेंगे हम तो हमें क्या दिखेगा, एक वायर की अगर मैं बात करूं तो एक वायर के अंदर क्या होता है, जब तक बैटरी वगैरह नहीं लगी है तो इलेक्ट्रॉनों की गति यादृच्छिक होती है बेटा। किधर भी गति कर रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, जिधर मन कर रहा है उधर जा रहे हैं, जिधर मन कर रहा है उधर आ रहे हैं। ठीक है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। ठीक है, जिधर मन कर रहा है वो उधर जा रहे हैं। ठीक है, जिधर टक्कर हो रही है उधर चलते जा रहे हैं, ऐसे से। तो टक्कर अनियमित है, अनियमित गति कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के बात यह है कि इनकी गति इस प्रकार से है कि इनका कुल वेग या प्रारंभिक वेग में लिखूं, प्रारंभिक वेग अगर मैं लिखूं तो वो क्या है बेटा, u बराबर कितना है, 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, 0 है। प्रारंभिक वेग है ही नहीं। ठीक है, जिग जैग मोशन, बिल्कुल जिग जैग बेटा जेड से लिखा जाता है। ठीक है, जिग जैग मोशन होता है, जिग जैग मोशन। ठीक है, जिग जैग मोशन होता है, अनियमित गति करते हैं। ठीक है, तो जिग जैग मोशन करते हैं, ये अनियमित गति चल रही है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तब। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में एक तार से क्या जोड़ देंगे बेटा, एक बैटरी जोड़ देंगे। आइए देखते हैं बैटरी जोड़ने पर क्या होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही आपको सीखना है। ये समझ में आ गया, मतलब समझ जाइए कि आपको आधी भौतिकी समझ में आ गई इस चैप्टर की। इस चैप्टर की आधी भौतिक विज्ञान आप समझ गए अगर आपको ये सही समझ में आ गया जो अभी बताने जा रहा हूं मैं। इसके लिए सुंदर चित्र होना चाहिए, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तार है, ठीक है, चालक तार जिसको हम बोलते हैं, चालक तार है, ये भी चालक तार था, वही है, उसका आप दिखा रहे हैं यहां पर अब एक बैटरी जोड़ने वाले हैं। क्या जोड़ने वाले बेटा, एक बैटरी जोड़ने वाले हैं। ये मैं फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। अच्छा, इसकी लंबाई ले लेते हैं, इसकी लंबाई L है चालक तार की, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है बेटा, A है। मतलब इसकी मोटाई एक तरह से आप समझ सकते हैं A है। यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट ऑब्जर्व करिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चलेगा। इधर से इधर आ रहा है, भीड़ है,
कितना भीड़ है, 10 की घाते 28 से 10 घाते 29 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब कैसे इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे तक आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है बैटरी का। तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ध्यान से सुनते रहता, बेवकूफी वाले कमेंट नहीं चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इसकी बहुत बार टक्कर होगी, क्योंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके रास्ते में, तो टक्कर होगी, भीड़ भाड़। आपको दिखाया ना कि 10 की घात -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10 घात -2 सेंटीमीटर ही इलेक्ट्रॉन बढ़ पाता है, ठीक है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि टक्कर ही चल रही है, ठीक है, बढ़ नहीं पाता। तो एक सीधी रेखा में तो चल नहीं पाएगा, सीधे नहीं आएगा, टकराते हुए आएगा। तो मान लो कि इस तरह से चल रहा है, ऐसे टक्कर हुई, फिर यहां टक्कर हुई, ठीक है, फिर ऐसे टक्कर हुई, यहां आया, फिर यहां टक्कर हो गई, ऊपर चला गया एकदम सीधा, फिर इधर आ गया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, या थोड़ा सा आगे की तरफ ही रखते हैं इसका मोशन, ठीक है, इधर गया, फिर थोड़ा सा इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर ऐसे टक्कर हुई और फिर जाके यहां पर पहुंचा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कई सारी टक्कर हुई, ये यहां से जब चला तो कई सारी टक्कर हो रही है और टक्कर के साथ ये बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके गति की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्शन देखो, ये जाना किधर चाह रहा है, तो जाना चाह रहा था ये दूसरे सिरे पर, इस सिरे से चलना स्टार्ट किया था, यहां पहुंचना चाह रहा था और पहुंच भी गया, लेकिन सीधा नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग था यहां पर वो क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन को जो वेग है यहां पर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन वेग चल रहा है वीडी, अनुगमन वेग वीडी से चल रहा है। वीडी क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को वीडी बोलते हैं। वीडी अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग को एक और नाम से बोलते हैं बेटा अपवाह वेग भी, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी बोलते हैं। तो अपवाह वेग से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात एक एक, जब धनात्मक और ऋणात्मक को अगर मैं देखूंगा तो मैं जानता हूं धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ क्या है बेटा, बेटा u बराबर 0 इसलिए कि क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, कुछ नहीं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं अपनी जगह पर, तो कुल विस्थापन 0 है, तो विस्थापन 0 है तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय 0 आएगा, तो कुल वेलोसिटी 0 थी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि मुझे इधर जाना है, कि मुझे इधर जाना है, कि मुझे ऊपर जाना है, कि मुझे नीचे, कहीं भी जा रहे हैं तो कोई वेग नहीं है। वेग जरूर है, एक एक सेकंड पर, एक एक क्षण पर वेग देखेंगे, लेकिन रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी देखेंगे सभी का, इस तार के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी देखेंगे, वो 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक वेग 0 था, लेकिन अब अंतिम वेग इसके पास क्या है, जब करंट लगा दी गई, तो अब करंट लग गई, तो भाई करंट लगी है तो वैद्युत क्षेत्र लग गया। वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, मतलब धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ, धन से ऋण सिरे की तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। धन से ऋण सिरे की तरफ तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, उधर की तरफ। तो अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन था तो इस पर बल क्या था, इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रॉन था, तो अगर मैं बल देखूं तो बल क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल क्या लगेगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, उसके विपरीत, तो विपरीत दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये किधर खींच रहा है, धनात्मक की तरफ, तो इस पर जो बल लग रहा है बेटा वो विपरीत दिशा में। या यहां पर मैं देख लूं पहले ही पॉइंट पर, तो बल इस पर इधर की तरफ लग रहा है, और बल क्या है बेटा, बल बराबर होता है QE, तो इसका Q का मतलब आवेश, आवेश कितना है E, और वैद्युत क्षेत्र कितना है E, तो E बल लग रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल जो लग रहा है वो है, मान लो F E के वजह से लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से, तो FE बराबर हम लिख सकते हैं कितना बेटा, E के, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में है, मतलब बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ऋणात्मक चिन्ह इस वजह से नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक चिन्ह इस वजह से आ रहा है कि बल इधर लग रहा है और E उधर है, E के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ध्यान से रखना, ध्यान रखना, ये पहला समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार अब अगर हम देखें यहां पर, मान ले कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ध्यान से सुनता रहना, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान है बेटा, पीछे नहीं हटेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इधर ही भाग रहे हैं, ठीक है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगा हुआ है ना, तो बल किधर लगा है, इधर, हर इलेक्ट्रॉन पर, तो पीछे नहीं जाएंगे बेटा, आगे ही आएंगे। यहां पीछे जा रहे थे, यहां पर तो हर दिशा में जा रहे थे, लेकिन यहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट डायरेक्शन इनको इधर मिली है,
ठीक है। अब रिपीट नहीं, सुनते रहना, रिपीट विपीट लिखना बंद करो, सिर्फ सुनो, बकवास नहीं। सुनोगे एक बार में समझ में आएगा। मैं 3 बार खुद ही रिपीट करके बताता हूं, सुनाई दे रहा है कि नहीं? ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। 20 बार कमेंट करोगे कुछ नहीं दिखाई देगा, लिखते रह जाओगे रिपीट कर दो, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनोगे तो समझ में आएगा, बकवास नहीं। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पर बल इधर की तरफ है, इधर की तरफ लगातार एक बल लगा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में है भीड़, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में भीड़ है, जा नहीं पाएगा, रास्ता खाली नहीं है, तो क्या करेगा? धक्का मुक्की करते हुए जाएगा आगे ही, लेकिन धक्का मुक्की करते हुए तो जा रहा है। कौन सा बल जिम्मेदार है? कौन सा बल ले जा रहा है? बल जिम्मेदार है ई। कौन सा बल? F बराबर ई। ये जो बल लगता है ये लेके जा रहा है, इसको ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, ये लेके जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान की वजह से जब कोई द्रव्यमान वाली वस्तु चला करती है, तो कक्षा 11वीं और कक्षा 9वीं में पढ़ाया गया है कि F बराबर क्या होता है? ma, न्यूटन के गति का दूसरा नियम से। तो न्यूटन के दूसरे नियम से F द्रव्यमान की वजह से अगर देखो तो कितना लग रहा है? ma लग रहा है। ये भी F है, ये भी F है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब चूंकि दोनों बल है, ठीक है, तो इसका मतलब जब दोनों बल हैं तो इसका मतलब क्या है? दोनों बल है। अगर ये A त्वरण से चल रहा है, ठीक है, अगर ये A त्वरण से आ रहा है, बेटा ध्यान से सुनो, अगर ये A त्वरण से आ रहा है, मैं मान लूं, चलो मैं मान लेता हूं A त्वरण से आ रहा है, ठीक है, ये A त्वरण से आ रहा है, तो कुल बल कितना लग रहा है इस पर? कुल बल लग रहा है F बराबर ma। द्रव्यमान के कारण जो बल है वो F बराबर ma। ध्यान से देखते रहना। अब हम दोनों बल को अगर बराबर कर दें, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हमें निकालना क्या है बेटा? याद रखना, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, Vd। 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से अगर मैं देखूं तो समीकरण 1 और 2 से देखो, ma जो है बेटा ये बराबर हो गया किसके? माइनस ई के। बराबर है दोनों बल, अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही बल है ना, तो दोनों बल बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है। अच्छा, तो ए बराबर निकालेंगे तो क्या बेटा? माइनस ई बटा आ जाएगा m के, ठीक है। त्वरण हमें मिल गया। क्या हमने त्वरण निकाल लिया? क्या हमने त्वरण निकाल लिया? अब बताओ, आप कमेंट कर लो। हमने त्वरण निकाल लिया, यहां तक समझ में आया? दोनों बल बराबर हैं, और बल बराबर है तो दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, तो बराबर कर दिया। a इक्वल टू माइनस ई बाई एम आ गया। सिंपल से स्टेप कर रहा हूं, एक एक स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहा हूं आपको। एक साथ पूरा बताता तो अब तक खत्म हो जाता है, एक एक स्टेप में बता रहा हूं, धीरे धीरे समझो। एक स्टेप हो गया कंप्लीट कि त्वरण निकाल लिया, F बराबर निकाल लिया। अब हम एक समीकरण जानते हैं गति के समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, सॉरी गति के पहले समीकरण से, या गति के समीकरण से लिख लो, गति के पहले समीकरण से लिख लो। गति का पहले समीकरण क्या है बेटा? v बराबर क्या होता है? u प्लस at, ठीक है। यहां पर v नहीं है हमारे पास, क्या है? vd है। vd बराबर u तो है u, और प्लस a का वैल्यू क्या है? a को चलो a ही लिख लेते हैं, 80। अब इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा vd बराबर u का मान कितना बेटा? u का मान कितना है सभी बच्चे बताएंगे? u का मान कितना लिखे? u का मान कितना लिखना चाहिए मुझे? 0। प्रारंभिक वेग कितना था? 0। प्रारंभिक वेग कितना था? 0। अंतिम वेग कितना है? vd अनुगमन वेग, ठीक है। तो पहले था 0, प्लस चिन्ह लगाओ, a का मान लिखो। a बराबर कितना है? माइनस ई बाई एम। ये आया है माइनस ई बाई एम, ठीक है। और इनटू में t है, इनटू में जो t है इस t को कुछ और लिखेंगे, इस t को कुछ और लिखेंगे। t को हम रिलैक्सेशन टाइम लिखेंगे। t क्या है? अगर अब मैं आपसे पूछूं t क्या है ना, अगर मैं आपसे पूछूं t क्या है, तो एक चीज तो आप ऐसे बता सकते हैं भाई कि यहां से यहां तक चलने में लगा समय, इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को लगा समय, जो कि सही बात है। लेकिन अगर आप रिजल्टेंट समय देखेंगे तो ये रिजल्टेंट समय ऐसा नहीं है, ये सीधा साधा समय नहीं है, ये समय कुछ और ही है। ये समय कुछ और क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टक्कर चल रहा है। एक टक्कर में इतनी दूर चला, दूसरी टक्कर हुई तो इतनी दूर चला, तीसरी टक्कर में इतनी चला, चौथी टक्कर में इतनी, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं कितनी टक्कर हुई मान लेते हैं
n टक्कर हुई, अनंत टक्कर हो रहे हैं, मान लो ऐसे कुछ अनंत टक्कर, n टक्कर मान ले, n टक्करों की संख्या माना n है, हमें नहीं पता कितने बार टक्कर हुआ, n मान लेते हैं। अब जितने भी टक्कर है, देखो इस टक्कर में शायद थोड़ा सा ज्यादा समय, मान लो इसमें t1 समय था, t1 समय तक में टक्कर हुआ, t2 समय में दूसरा टक्कर, t3 समय में दूसरा तीसरा, फिर t4 समय में चौथा टक्कर, t5 में, इसी तरह से tn वाले टक्कर में ये पहुंचा। तो जितने भी ये टक्कर वाले जो समय है इनको बोलते हैं श्रांतिकाल, और इनका एवरेज ले लेंगे, इनका एवरेज मतलब रिजल्टेंट टाइम। जैसे मैं कहूं दो टक्करों के बीच का समय, जैसे एक एक टक्कर के बीच का समय मैं लिखूं, यहां पर हर एक टक्कर का अगर मैं समय लिखना चाहूं तो मैं इसे जैसे यहां पर लिखूं, चलो ये t1 है, फिर यहां पर t2 हुआ, फिर ये t3 हुआ, ये t4 हुआ, लास्ट में कितना हुआ मान लेते हैं tn टक्कर में ये पहुंचा। अगर मैं ऐसे मान रहा हूं तो t जो है t1 t2 t3 जो है इनको मैं कहूंगा रिजल्टेंट। अगर मैं लिखूं तो जो टाउ है, टाउ को रिजल्टेंट लिखते हैं, ये श्रांतिकाल है, और ये आ जाता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn डिवाइड बाई आ जाता है n के। तो जितने भी टक्कर हैं उनका औसत श्रांतिकाल है। क्या है ये? औसत श्रांतिकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? औसत श्रांतिकाल। एक श्रांतिकाल नहीं बोल रहे हैं, पहले और दूसरे टक्कर के बीच का श्रांतिकाल नहीं है, औसत श्रांतिकाल। n टक्कर हुए तो n बार इसको हो गया, तो क्या हुआ? औसत श्रांतिकाल। ठीक है, तो ये क्या आ गया? टाउ आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, पढ़ते हैं टाउ, टाउ पढ़ते हैं, ताऊ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो टाउ आ गया। तो समय क्या हो गया? t बराबर क्या हो गया? t बराबर आ गया हमारे पास, t बराबर है, t की जगह हम क्या लिखेंगे? टाउ श्रांतिकाल। तो जो श्रांतिकाल है वो आ गया यहां पर गुणे में आ जाएगा, गुणे में क्या लिख लेंगे? टाउ के। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये vd बराबर आ जाएगा हमारे पास, vd बराबर आ जाएगा माइनस का ई टाउ बाई एम के। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ ये श्रांतिकाल है बेटा, टाउ को बोलते हैं श्रांतिकाल, वही तो बोल रहा हूं, श्रांतिकाल। लेकिन औसत श्रांतिकाल है, ये याद रखिएगा। श्रांतिकाल एक दो टक्करों के बीच का श्रांतिकाल नहीं है, ये श्रांतिकाल है n टक्करों का श्रांतिकाल। ठीक है, श्रांतिकाल मतलब रिलैक्सेशन टाइम, कितना देर तक रिलैक्स किया। पहले पॉइंट, पहले टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक शांत चलता रहा बिना टक्कर हुए, जब तक उसको किसी ने परेशान नहीं किया। कितने समय तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर नहीं हुई। एक टक्कर और दो टक्कर के बीच का जो समय था वो समय श्रांतिकाल है, जब इलेक्ट्रॉन को किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, चुपचाप चलता रहा। तो हमने n टक्कर माने हैं तो n टक्कर का एवरेज लिया है, तो एवरेज लिया, औसत श्रांतिकाल है ये। वास्तव में इसको श्रांतिकाल बोलते हैं, लेकिन एवरेज ये है, क्योंकि हम श्रांतिकाल को देखेंगे इतने जल्दी जल्दी टक्कर हो रहे हैं ना कि रिलैक्सेशन टाइम इतना है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसीलिए औसत लेते हैं कि पूरे एल लंबाई तक पहुंचने में, एल लंबाई तक चलने में इलेक्ट्रॉन कितनी बार टक्कर किया? n बार टक्कर किया, तो उसका श्रांतिकाल ले लिया रिजल्टेंट। ठीक है, तो श्रांतिकाल आ गया। अब टाउ आ गया, ये होता है अनुगमन वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, सिर्फ मान की बात करेंगे, ये अगर मैं देखूं तो इसको मैं सदिश बोल सकता हूं, क्योंकि ये वेलोसिटी है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मान की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मान की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो यह आ जाता है ई टाउ डिवाइड बाई एम के। ठीक है, ई टाउ डिवाइड बाई एम, सिर्फ मान, परिमाण की बात करें तो ये दिशा के साथ, ये ऋणात्मक चिन्ह दिशा बताता है, याद रखिएगा, ऋणात्मक चिन्ह दिशा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी दिशा लगा देंगे, क्योंकि अब देखो कि ई की दिशा के विपरीत चल रहा है। भी देखो, ई उधर लगा है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उधर है और पार्टिकल इधर आ रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या बेटा? कि ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है? डायरेक्शन विपरीत है, किसके? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह। अब ये इसका इसका आपने देख लिया, एक छोटा सा रूप देख लिया। अब इसके और भी रूप, जैसे मैं सिंपल सा, और इसके बहुत सारे रूप आपको देखेंगे। अब मैं करंट के रूप में निकालना चाहूंगा, मैं करंट के रूप में। अब देखो इसी चित्र में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या चलती है? करंट। करंट किधर चलती है? प्लस से माइनस की तरफ। मान लेते हैं कि इसमें करंट बह रही है बेटा, इधर से इधर की तरफ आई करंट बह रही है। कितनी? आई करंट इस तार में बह रही है, ये इस तरह से आई करंट यहां से बहती हुई आई करंट बहती हुई आई, और आई करंट, ये कितनी करंट बह रही है? आई। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, आई करंट बह रही है यहां पर, ध्यान से सुनना। अब करंट की तरफ चलते हैं, करंट कितनी बह रही है? आई।
करंट कितनी बह रही है? आई करंट बह रही है। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है Q बाई टी के। आई बराबर Q बाई टी। आवेश को चलने में समय, आवेश क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन, E बाई टी आ जाएगा। यहां पर आई क्या है? Q क्या है? E है, तो E बाई टी। ध्यान से देखना कितने कितने हैं आवेश, कितने? अच्छा E बाई टी नहीं लिख सकते, कुल आवेश हमें लिखना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट चल नहीं रही है, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर मौजूद? कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? n इलेक्ट्रॉन मान ले। n इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कुल आवेश की संख्या अगर मुझे लिखनी है, Q का मान लिखना है, Q बराबर n इलेक्ट्रॉन है, L लंबाई में और A क्षेत्रफल में, कुल आवेश इतना आएगा कि नहीं? एक बार सभी बच्चे देख के बताएंगे, Q बराबर NeLa, क्या ये पूरा आवेश है कि नहीं? N इलेक्ट्रॉन है, लेकिन L लंबाई में फैले हुए हैं और A मोटाई में भी फैले हुए हैं, ठीक है? तो कुल आवेश इस पूरे तार में कितना है? इस पूरे तार में मतलब इस आयतन में, इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, N इलेक्ट्रॉन, लेकिन आवेश कितने? आवेश है Ne गुणे Al। पूरे आयतन में उपस्थित जो आवेश है वो है Q बराबर NeLa। L लंबाई, A मोटाई में N इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो आवेश कितना हुआ? NeAl। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? NeAl बटा क्या है? T। समय अगर मैं मान लूं, क्योंकि हम पूरे इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, अब टक्कर नहीं देख रहे हैं, हम मान रहे हैं पूरे इलेक्ट्रॉन को, तो पूरे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में अगर T समय लगा रहे हैं, कितने लंबाई में, किससे चल रहे हैं, कौन सी स्पीड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? V से चल रहे हैं। चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर क्या होती है बेटा? दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितनी है? Vd। दूरी कितनी है? L लंबाई चल के आना है इलेक्ट्रॉन को, यहां है इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक चलेंगे, L लंबाई चलेंगे, और समय कितना लग रहा है? T। तो T बराबर कितना आ जाएगा? यहां से देखो तो T बराबर यहां से निकालेंगे तो T बराबर कितना आएगा? T बराबर आएगा L बटा Vd के। आएगा कि नहीं? T बराबर कितना आएगा? L बटा Vd। आएगा कि नहीं? L बटा Vd आएगा कि नहीं? आएगा ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो T बराबर L बाई Vd। आया या नहीं? आया या नहीं आया? चलो आया तो फिर लिख लेते हैं। T की जगह क्या लिखेंगे? NeAl बटे में है T। T की जगह पे क्या आया है बेटा? L बटा Vd। तो L और बटे में आया है Vd के। Vd चला जाएगा ऊपर, बटे के नीचे, बटे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर हमारे पास मिलेगा, I बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Vd ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा NeAl और गुणे में आ गया है Vd ऊपर, नीचे सिर्फ एक चीज बचा है L। ऊपर और नीचे L दिख रहे हैं क्या दोनों लोगों को? ऊपर L नीचे L दिख रहा है क्या? खत्म हुआ काम हुआ तमाम L का। बचा क्या? I बराबर बचा है NeAVD। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, I इक्वल्स टू NeAVD। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको भूलना ही नहीं है। I इक्वल्स टू NeAVD याद रखें, मात्रक एम्पियर, सही है, आना चाहिए। ठीक है, I इक्वल्स टू NeAVD, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रटा होना चाहिए ये सब बच्चे को, और तुरंत रट जाना चाहिए। I इक्वल्स टू NeAVD, I इक्वल्स टू NeAVD। VD का मान निकाल के दिखाएं आपको। I बराबर क्या है? NeAVD। ठीक है, VD का मान निकालो। VD बराबर आ जाएगा I बटे NeA। फॉर्मूला मैंने बताया ना, हर एक स्टेप में एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूले गिनते चले जाओ आप लोग। अभी देखो मैं फॉर्मूला की गिनती करवाऊंगा, जितने ब्रैकेट में करूंगा वो फॉर्मूले हैं।
जितने ब्रैकेट में मैं कर दूंगा वो फॉर्मूले हैं, वैसे तो ये भी फॉर्मूले थे, बट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं उनको मैं, ठीक है। तो ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अब मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूले में I बराबर क्या लिखा है, NEA VD, VD की जगह पे क्या लिख सकता हूं, VD बराबर क्या निकाला था, AE टाउ बाई M, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि VD बराबर क्या है, EE टाउ बाई M, फॉर्मूला बना दो, इस VD का फॉर्मूला VD की जगह पर रख दो, ये हो जाएगा EE टाउ बाई M। I का मान देखो कितना आएगा, I बराबर आ जाएगा, NE है तो E स्क्वायर बन जाएगा, NE स्क्वायर, देखते रहना, NE स्क्वायर, ठीक है, NE स्क्वायर, फिर है E, फिर है A, फिर है टाउ, बटे में है M। कुछ फॉर्मूले आपको सवाल लगाते समय बनाने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट नहीं दिए रहेंगे, इन सब फॉर्मूले को ऐसे करके आपको बनाना पड़ जाएगा। कई बार आपको फॉर्मूले खुद से, एक फॉर्मूले को दूसरे में रख के, दूसरे को तीसरे में रख के चौथा फॉर्मूला बनाना पड़ता है, वैसा ही चीज है ये, ठीक है। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। अब ठीक है, अनुगमन वेग हमने निकाल लिया है, I निकाल लिया है, धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I बाई A, I का फॉर्मूला क्या है, NEAVD, NEAVD बटे क्या है, A, क्या दिख रहा है, A से A खत्म, बचा क्या, J बराबर NEVD, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अनुगमन वेग के साथ धारा घनत्व का रिलेशन सही है, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही आता है। अच्छा, बहुत सारी और चीजें बची हैं, जैसे मोबिलिटी, मैंने बताया ना हर एक स्टेप में एक फॉर्मूला मिलेगा आपको। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब म्यू, गतिशीलता बोलते हैं जिसको। गतिशीलता या मोबिलिटी क्या होती है, E बाई वी डी या VD बाई E, पढ़े हो कभी, गतिशीलता, गतिशीलता क्या होगी, कोई बच्चा जानता है गतिशीलता को क्या लिखेंगे। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला जो था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। VD बराबर EE टाउ बाई M, इसमें टाउ का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है बेटा। यहां पर ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं देखूं, यहां से इस फॉर्मूले को देखूं तो VD बराबर हमारे पास क्या है, EE टाउ बाई M। इसमें टाउ का फॉर्मूला निकालना भी इंपॉर्टेंट है, टाउ बराबर MVD डिवाइड बाई आता है EE के, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल VD बाई E, बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूं गतिशीलता की। गतिशीलता क्या चीज होती है, गतिशीलता, चालकता, अति चालकता, विशिष्ट चालकता, सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी, इसलिए मैं बोल रहा हूं आज और कल भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। गतिशीलता को हम म्यू से निरूपित करते हैं, किससे, म्यू से। गतिशीलता का मतलब होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब, जेड नहीं लिखा है बेटा, कहां जेड, कहां लिखा मैंने, जेड कहां दिख रहा है, ये टाउ है बेटा, जेड नहीं है। जेड ऐसे होता है बच्चे, जेड नहीं बनाने सीखा क्या, और ये लिखा है टाउ, ये टाउ है ऐसे सब, ये टाउ है, ठीक है, जेड नहीं है, टाउ है, ये टाउ है, जेड नहीं, ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूं गतिशीलता, गतिशीलता मतलब कि कितना गतिमान है उसका आकार। जैसे एक हाथी और एक बकरी, एक हाथी और एक बकरी भीड़ में हो, कौन जल्दी निकल पाएगा भीड़ से, बकरी निकल पाएगी, तेज तर्राट है, छोटी है, इधर उधर करके निकल जाएगी, हाथी को चलने में तो दिक्कत आएगी बहुत। जैसे एक पतली सी सड़क है, उस पर एक ट्रक चल रहा है, और एक पतली सी सड़क है जिस पर जाम वगैरह चाहे जितना लगा हो, एक साइकिल वाला है या एक मोटरसाइकिल वाला है, कौन जल्दी निकल पाएगा, मोटरसाइकिल वाला। इसका मतलब मोटरसाइकिल की गतिशीलता अधिक है, मोटरसाइकिल की गतिशीलता अधिक है। तो गतिशीलता, गतिशीलता मतलब आकार कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ छोटा आकार, अच्छा आकार, और हर जगह जो फिट हो जाए, वैसा वाला।
ठीक है, तो फटाफट से निकल जाएगा। ठीक है, तो गतिशीलता मतलब कि आकार भी छोटा है और फास्ट है, तेज तर्राट है, ढीला ढाला काम नहीं कि एक कदम रखा फिर दूसरा कदम रखा, वैसा नहीं, तेज तर्राट। ठीक है, गतिशीलता, गतिशीलता म्यू बराबर क्या आता है बेटा, वीडी बाई ई। वीडी का मान ले रहे हैं ये, ठीक है, वीडी का मान, तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा, वीडी का मान आपको पता ही है, वीडी का मान क्या है बेटा, ई टाउ बाई एम, तो यह आ जाएगा ई टाउ डिवाइड बाई एम, और डिवाइड बाई लिखा है ई के। ठीक है, इसका मतलब एम नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा म्यू बराबर ई टाउ डिवाइड बाय बन जाएगा एम ई के। आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ई खत्म हो गए, काट दिया एक दूसरे को, और काट पीट का क्या बचा हमारे पास, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया, देखो रिजल्ट आया म्यू इक्वल्स टू ई टाउ या टाउ ई बाई एम के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसमें तो हमने मान रखा है सिर्फ। ठीक है, म्यू का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड बटा न्यूटन प्रति कूलाम, मीटर प्रति सेकंड बटा न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और गुणे में बटे में आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब कूलाम ऊपर चला जाएगा, न्यूटन नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड। सिंपल सी बात। ठीक है, तो मात्रक निकाल, मात्रक तो बनाओ ना, क्या दिक्कत है, मात्रक तो लिखो, अपने से लिखना सीखो। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम धीरे 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 करके सीखा करते हैं। ठीक है, सही है। अब यहीं पर जे का मान यहां से निकालना है मुझे, तो जैसे जे का मान यहां से निकाला है, इस फॉर्मूले से भी जे का मान निकाल सकता हूं मैं। इस फॉर्मूले से अगर मुझे जे का मान निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, आई बराबर लिखा है एन ई स्क्वायर ई ए टाउ बाई एम, तो ए से ए कट जाएगा, क्योंकि आई बराबर जब जे बराबर करेंगे, जे बराबर आई बाई ए करूंगा तो आई में से ए कट जाएगा, बचेगा कितना, ए कट जाएगा, बचेगा एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। क्या बचेगा, एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। खत्म। वोल्ट के साथ भी लिख सकते हो, बिल्कुल, वोल्ट पर सेकंड भी होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो उसके साथ भी लिख सकते हैं। हाँ, और कुछ किसी को कुछ डेफिनेशन, सर किस चीज का डेफिनेशन बेटा, हर चीज का डेफिनेशन बताते चल रहा हूं, अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट करो। जिस दिन डेफिनेशन अपने से लिखना स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजों को जब समझ में आ गया तो लिखो, डेफिनेशन अपने से बनाओ। जे बराबर आई बाई ए लिखा, इसका मतलब क्या है कि करंट को क्षेत्रफल से डिवाइड कर देने पर क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, धारा घनत्व। तो इसको परिभाषा तो मैं अपने से ऐसे बना दूं। ठीक है, ए का मान हमें, ए का मतलब पता है ना, ए क्या होता है, आई क्या होता है, तो बस परिभाषा अपने आप बनाइए। फिर क्या लिखा है, ये लिखा है, इसकी परिभाषा बताइए। रटना पड़ेगा क्या सर, नहीं बेटा, सपने में आ जाएगा तेरे। कैसे आएगा, रटना नहीं पड़ेगा तो कैसे, मतलब क्या तरीका है, हॉर्लिक्स में डाल के पी लें, या सब्जी में बना के खा लें, या चने में भून के खा लें, कोई तरीका है क्या? और गधों जैसी बात क्यों करते हो, है ना, बी मैच्योर, थोड़ा सा बड़े हो गए हो, 12वीं में आ रहे हो, 17 साल उम्र हो गई तुम्हारी, 17-18 साल की, और फालतू की बकवास करते हो। रटना पड़ेगा क्या सर, इसका आंसर कुछ होता है क्या, क्या इसका आंसर कुछ है, मतलब नहीं याद होगा तो रटना पड़ेगा। क्या करोगे इसका मतलब, कुछ और दूसरा उपाय होता है तो बताओ, या तो ऑपरेशन करवा के डॉक्टर से सिरिंज वगैरह लग सकता है तो लगवा लो फिर, है ना, कि वो तुम्हारे दिमाग में डाल दे भाई, सिरिंज से डाल दे कि भैया टाउ बराबर यही होता है mvd बाई ई ए। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पढ़ो फिर, क्यों पूछना इस चीज को। परिभाषाएं बनाना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए, खुद से बनाओगे जब तो हरदम याद रहेगी। जब खुद से कोई चीज करोगे ना, नया लगेगा। ये तुम भूल जाओ कि इसकी परिभाषा होती है, ये तुम भूल जाओ, पहले खुद से परिभाषा बनाने की कोशिश करो, किसी भी चीज की परिभाषा बनाने की कोशिश करो। मैं आपसे कहूं चिड़िया क्या है, चिड़िया की परिभाषा बताओ, आपसे पूछ ले कोई चिड़िया क्या होती है,
एक पक्षी क्या होता है, तो परिभाषा आप उसके कुछ गुणों को देखेंगे आप कि पक्षी वह है जिसके 2 पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ा करता है। 2 पंख होते हैं, आसमान में उड़ा करता है, सजीव होता है, ठीक है, उसकी चोंच होती है, ये बोलेंगे ना, परिभाषा तो है। परिभाषा क्या होती है? जो उसके गुणों को बयान कर दे, बखान कर दे, वही तो परिभाषा है। परिभाषा में कुछ और होता है क्या? यही तो होता है, बस उसको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग में लिखना होता है, सुव्यवस्थित ढंग में। बोर्ड में लिखना पड़ेगा, वो भूल जाए बच्चे। बोर्ड में पहले सुनो, पहले जब खुद से लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, और जिस दिन एक बार तुम्हें देखनी पड़ेगी किताब में कि मैंने जो लिखा है परिभाषा, क्या ये परिभाषा किताब के अनुसार है, नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि मैंने जो लिखा है इसका जो मतलब है ना, जो किताब में शब्द यूज किया है, हो सकता है शब्द अलग हो लेकिन मतलब दोनों का सेम आना चाहिए। तो शब्द जो है, आपको बहुत प्रॉपर शब्द नहीं पता है तो किताब देखते ही, नोट से देखते ही शब्द फटाफट से पता चल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने परिभाषा बनाई है बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसमें इस शब्द की जगह ये शब्द यूज कर लेंगे। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप लिखते हैं, है ना, कई बार अच्छे शब्द किताबों में बहुत बहुत शुद्ध हिंदी शब्द यूज किए होते हैं, तो उसको आप उसको यूज कर लीजिए, बस हो गया। तो पहले बनाना सीखिए, है ना, अच्छे शब्द मिल जाएंगे, अच्छे शब्द लिखे हैं, किताबों में भरे पड़े हैं, 25 तरह की किताबें मिल जाएंगी। खुद से करो, नया लगेगा, खुद से करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये परिभाषा ही मैं बना ही रहा हूं, ऐसा ऐसा फील आएगा कि ये मेरी ही परिभाषा है ना, ये फीलिंग आएगी। तो ये करना स्टार्ट करिए, ठीक है, धीरे 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 धीरे। तो जब ये स्टार्ट करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए इसको फटाफट से, कहां से स्टार्ट किया था हमने, यहां से स्टार्ट किया, अनुगमन वेग के साथ चलना स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए और बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको दिखाई। अभी J बराबर सिग्मा E ये वाला परिभाषा, ये वाला सूत्र मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं याद रखेंगे सही बच्चे, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी चीज की परिभाषा बनाइए, ठीक है। परिभाषा कुछ नहीं होती, परिभाषा शब्द होते हैं। लिखना स्टार्ट करिए और अपने आप बेटर हो जाएगा। जितना लिखोगे आप, जितना खुद से सोचोगे ना, खुद से सोचने के कई सारे फायदे हैं। फिर देखेंगे आप क्वेश्चन को भी 2 से 3 तरीके निकाल पाएंगे आप। एक ही क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके आप अपने आप ढूंढ लेंगे। ऐसे ही आप करने लगोगे कि अच्छा इसको तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये इसको तो मैं ऐसे भी कर सकती हूं। अपने आप आना स्टार्ट होगा। दिमाग को भूसा मत बनाओ, गोबर भरा है उसमें, उसको थोड़ा सा गोबर वाला काम मत करो, है ना। दिमाग है, उसको कंधे पे लेके जो घूम रहे हो, गोबर नहीं है, गोबर का ढेर नहीं है, घास फूस का ढेर नहीं है, उसको थोड़ा सा दिमाग बनाओ। दिमाग जैसा दिखना चाहिए वो, कि सच में दिमाग है, मतलब कहीं पर खड़े हो तो लगना चाहिए कि कोई दिमागदार आदमी खड़ा है यहाँ पर। बात बोलो तो सटीक होनी चाहिए, वैसा सा। और ये तब होगा जब थिंकिंग आपकी सही होगी, जब आपका ब्रेन जैसा होगा, ठीक है। किताब जैसा नहीं लगना चाहिए। दिमाग और किताब में अंतर होता है। किताब को अगर दिमाग बना दिए तो खत्म हो जाएगा। किताब में तो चीजें लिखी हैं, ठीक है। चलिए आगे गतिशीलता कर लीजिए, चलते हैं क्विज पर, चलते हैं आगे। क्विज पे चलते हैं बेटा। और उससे पहले अगर मजा आया है सबको तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मजा आया तो अपने आप ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं रोज रोज नहीं बताता फिरूंगा कि आपको करना है, ये आपको पता होना चाहिए। पता है कि नहीं? पता है ना क्या करना है? हाँ तो करते रहो। क्विज का पहला क्वेश्चन, दूसरे क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से हो गया। इसका ट्रिक बताया था मैंने, किस तरह करना है इसको मैंने बताया था आपको कि ये कैसे होगा, इसका मैंने आपको बता रखा है कि ये किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। अच्छा यहां थर्ड ऑप्शन में परसेंटेज लिखा है, ये लगा लेना, 0.2% से घटेगा ऐसा लिखा है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, मैंने बताया है कि नया प्रतिरोध R' होता है n स्क्वायर गुना हो जाता है प्रारंभिक प्रतिरोध का। अगर पहले R था तो कितना हो जाएगा, कितना पूछा गया है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16, 16 R हो जाएगा। R' बराबर 16 गुना हो जाएगा। आंसर कहां है? यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है। विशिष्ट प्रतिरोध अलग आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या आएगा बेटा? अलग आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा लेकिन ये तो बी रहेगा, क्योंकि मुझे लगा प्रतिरोध निकालना, तो प्रतिरोध होता तो 16 गुना आता
और विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो बोला है, रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तार को खींच दे रहे हैं तो वो वही रहेगा ना, ठीक है। तार का मटेरियल तो चेंज नहीं होगा ना, मटेरियल तो वही रहेगा, तो वही रहेगा। अच्छा, इसमें क्या है, सेम चीज 0.1% लंबा कर दिया गया, मतलब अगर 100 था पहले लंबाई तो अब क्या हो गया 101 हो गया, मतलब 101 हो गया। तो क्या होगा, प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, घटेगा तो नहीं, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बेटा, तो आप देखेंगे 0.2% से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, 0.5 नहीं आएगा, 0.1 है लगभग, 0.1 का डबल हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही तक था और